नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि बिहार में चुनावी रण की घोषणा कर दी जा चुकी है, तारीखों का ऐलान कर दिया जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ करके आ जाता है कि जैसे ही तारीखों की घोषणा हो जाती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। आदर्श आचार संहिता क्या है, यही तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण पहलू जुड़ जाते हैं और वह पहलू है, जैसा कि आप अमूमन सुनते भी होंगे बोलचाल में, चौक चौराहे पर, मीडिया में, अखबारों में, कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगा सारे विकास के कार्य रुक जाएंगे। यानी कि सरकार को जो भी कार्य करना है उससे पहले कर लें, उसके बाद नहीं कर पाएंगे जब तक चुनाव होता है। अब इसी बीच में यहां पर समझना होगा कि बिहार में बहुत सारे विकास के कार्य जो हैं अधेर में पड़े हुए हैं। फिर उनका क्या होगा? क्या अगले 1-2 महीने तक वो नहीं हो पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार में ताबड़तोड़ भर्तियां जो आ रही थी, अब उन भर्तियों का क्या होगा? कई सारे ऐसे भर्ती हैं जिसको लेकर के घोषणा तो की गई, नोटिफिकेशन नहीं जारी हो सका। यानी कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने तक आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। क्या वो भर्तियां अब आएंगी? और खास करके उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो टीआरई 4 था। यानी कि टीआरई 4 कहने का तात्पर्य बीपीएससी, उसके द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। 3 बार ऐसा बीपीएससी कर चुका है, चौथे बार भी बीपीएससी को यह काम करना था। लेकिन फिलहाल जो है आचार संहिता लागू हो गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। उससे पहले एस्टेट का भी एग्जाम जो है उसको लेकर के भी बात की गई थी। अब ये तमाम चीजें क्या है विस्तार से समझेंगे, एक एक पहलू मैं समझाऊंगा और यह भी समझा दूंगा कि आचार संहिता लागू तो हो गया है, लेकिन इस दौरान कौन कौन सा काम चलता रहेगा और कौन सा काम ठप हो जाएगा, और इसकी कहानी क्या है, यह आदर्श आचार संहिता आया कहां से, कैसे इसकी शुरुआत हुई, सब बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह कि आप में बहुत सारे लोग ये पूछते रहते थे कि सर, संस्कृति आईएएस इंग्लिश मीडियम में हमारे बीच कब आ रही है? क्योंकि जिन लोगों ने संस्कृति आईएएस के साथ हिंदी का सफर शुरू किया था, उसमें से बहुत सारे छात्र जो है सिलेक्ट हुए, यूपीएससी में भी, विभिन्न स्टेट पीसीएस में भी। उनका अनुभव ऐसा रहा कि बाकी लोग भी निश्चित तौर पर इससे ललायित रहे कि यही संस्थान अगर इंग्लिश मीडियम का बैच दे तो हमारे लिए बेहतर होगा। चलिए, आपके इस डिमांड को मान लिया गया है और संस्कृति आईएएस ने इंग्लिश मीडियम बैच की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। और उसमें भी देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है जीएस फाउंडेशन बैच, जीएस फाउंडेशन बैच 2 का, एक जो है यूपीएससी का और दूसरा जो लोग यूपी पीसीएस देना चाहते हैं उनके लिए। घबराइएगा नहीं, फिलहाल 2 है। फिलहाल जो है यूपी पीसीएस ही है, आने वाले समय में विभिन्न पीसीएस भी आपको देखने को मिल जाएगा। शुरुआत यहां से हो चुकी है। यह जो है लाइव ऑनलाइन माध्यम से मिलेगा। कोर्स के हाईलाइट देखेंगे। सबसे पहली बात तो यही, यूपीएससी और यूपी पीसीएस के अलग अलग बैचेज आपको, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी बैच को पढ़ें, कोई भी फाउंडेशन कोर्स लें, सबसे अहम कड़ी क्या है? शिक्षक, फैकल्टी कौन है? यहां पर वो शिक्षक आपको पढ़ा रहे होंगे जो कई वर्षों से इंग्लिश माध्यम के कई अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे हैं, जिनसे कई बच्चे जो है सिलेक्शन पाए हैं, वही एक्सपीरियंस फैकल्टी रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें से ये है कि बहुत सारे फैकल्टी जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे वे सभी ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, यानी कि खुद वे ऑफिसर हैं। तो जाहिर सी बात है आपके जो शिक्षक होंगे वो ऑफिसर भी होंगे, उन्होंने खुद क्रैक किया है, तो वे आपको अच्छे टिप्स दे सकेंगे। ये आपको एक फायदा देखने को मिलेगा। ये पूरा जो कोर्स है, जो आप लोग सबसे ज्यादा पूछते रहते हैं, पहले दिन नामांकन कराते हैं कि कितने दिन में करा देंगे, तो ये जो है 15 से 16 महीने में आपको करा दिया जाएगा। प्रीलिम्स भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, जीएस के चारों पेपर पूरी तरह से तैयारी कराया जाएगा। यूपी पीसीएस वाले सोच रहे होंगे कि सर उसमें जीएस जो है मेंस में 4 के अलावा 2 पेपर होता है। हाँ, वो 2 पेपर है जीएस का 4 और 5 जो कि यूपी स्पेशल है। तो जब आप यूपी पीसीएस का कोर्स लेंगे ना, तो वो 2 एक्स्ट्रा पेपर भी आपको उसमें करा दिया जाएगा। अब आपकी दुविधा दूसरी होगी, वह कि क्या ये जो आपने कहा कि लाइव ऑनलाइन माध्यम है, तो फिर डाउट क्लास कैसे होंगे, हम इंटरेक्शन कैसे करेंगे अपने शिक्षक के लिए, वो सारी चीजें आपको कराया जाएगा इस कोर्स में, वो जानकारी दी जाएगी। अब एक और दुविधा आपके समक्ष आ गया होगा कि क्लास नोट्स का क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल कैसे देंगे, वो सब भी मिलेगा आपको। अब यहां पर दूसरी बात अब आपके सामने कि भैया पैसा कितना रखे हो, ये बता दो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और यहां पर जो फी रखा गया है पहले 100 स्टूडेंट के लिए, देखिए वैसे कोई भी फाउंडेशन कोर्स कहीं का भी देखेंगे ना, वो तकरीबन आपको 1 लाख से ऊपर ही दिखेगा। जाहिर सी बात है इसका भी 1 लाख है, लेकिन पहले जो 100 स्टूडेंट नामांकन कराने आएंगे उनके लिए केवल ये फी
25,000 रखा गया है। कितना रखा गया है? केवल और केवल 25,000। लेकिन टर्म एंड कंडीशन है पहले 100, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। तत्परता आपको दिखानी होगी। बैच स्टार्टिंग का समय अब आप जानना चाह रहे होंगे, लिख दिया गया है 30 अक्टूबर 2025। वक्त अभी नहीं बताया गया है, लेकिन दिनांक यही रहने वाला है, यानी कि इसी महीने में। तो निश्चित तौर पर आपको अधिक सजग रहना पड़ेगा। अब इस विषय में आपको अधिक कुछ जानने का मन करता होगा, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritis.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर है कहाँ का? संस्कृति IAS का। तो यहाँ से जुड़िए, अधिक जानकारी लीजिए और फिर इस कोर्स में से जो भी कोर्स लेना हो नामांकन कराइए। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा छूट यहां लेना है, 100 में आना पड़ेगा आपको। तो जल्दी में आपको क्या करना है? नामांकन ले लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या था हमारा? आदर्श आचार संहिता। किधर? बिहार में। कहां पे? विधानसभा चुनाव। और उसमें कौन सा काम होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा सीट की संख्या की अगर बात की जाएगी तो कितनी सीटें हैं? 243 विधानसभा की सीट है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो दरअसल 2 फेज में होगा। और 2 फेज में पहला फेज जो होगा वो 6 नवंबर को होगा। 6 नवंबर में देखा जाए तो 121 सीट पर चुनाव हो जाएगा। और दूसरा फेज जो है 11 नवंबर को होगा। उस दिन 122 सीट पर चुनाव होगा। नतीजा, परिणाम की घोषणा यानी कि काउंटिंग 14 नवंबर को किया जाएगा। 243 सीट है, जिसको भी 122 सीट मिल गया वह सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सकता है। फिलहाल तो बात यही है, लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा है। दूसरा क्या है? चुनाव की तारीखों को जैसे ही घोषित किया गया, साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा होता है, जब भी कहीं भी शुरुआत मतलब चुनाव के तारीख की घोषणा की जाएगी, आचार संहिता की शुरुआत हो जाती है, स्वतः हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आचार संहिता के विषय में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यह समझेंगे कि यह कहां से आया, कैसे लागू हुआ। तो एक किस्सा सबसे पहले समझते हैं, है ना। एक चुनाव आयुक्त का नाम आपने जरूर सुना होगा। देश के सबसे प्रतिष्ठित चुनाव आयुक्त उन्हें माना गया है। आज तक कहा जाता है कि चुनाव आयुक्त हो तो उनके जैसा ही, कि चुनावी व्यवस्था में कैसी जवाबदेही आनी है, संस्थाओं में पारदर्शिता कैसे लागू करना है ना। इन सब चीजों को के लिए एक आदमी को फॉलो किया जा सकता है, वो हैं पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं TN शेषन साहब। अब इनके विषय में जरा समझते हैं एक कहानी। 2 अगस्त 1993 उस वक्त के चुनाव आयुक्त TN शेषन ने 17 पेज का एक आदेश जारी किया। और 17 पेज का एक आदेश जारी करते हुए उसमें उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता जब तक नहीं देगी तब तक देश में कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया। देखिए TN शेषन साहब कितने स्ट्रांग चुनाव आयुक्त थे, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चूंकि राज्यसभा से थे, चुनाव ही नहीं हुआ तो आगे बढ़ नहीं पाया, तो इस्तीफा देना पड़ा। बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतना नाराज हो गए कि उन्होंने चुनाव आयुक्त शेषन को पागल कुत्ता तक कह दिया। एक बेहद आपत्तिजनक शब्द है, लेकिन कहा गया। VP सिंह ने कहा, शेषन ने तो प्रजातंत्र को ही लॉक आउट कर दिया है। TN शेषन को ही भारत में चुनावों के दौरान आचार संहिता को सही से लागू कराने का श्रेय भी दिया जाता है। यानी कि बहुत सारे नेताओं, यहाँ तो 1-2 बातें की गई है। TN शेषन साहब को जो है बहुत सारे नेताओं से पंगा लेना पड़ा था उस दौरान, और बहुत ज्यादा जो है परेशानी हुई, लेकिन इन्होंने इस काम को लागू करा करके ही छोड़ा। अब देखते हैं आचार संहिता क्या है और चुनाव से कितने दिन पहले लागू होती है। आएंगे फिर TN शेषन साहब पर, पहले यह समझिए। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता कहा जाता है। मोटे तौर पर समझिए कि जैसे 243 विधानसभा है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा, और चुनाव में क्या होता है, धन बल बाहुबल की तो इस्तेमाल होता ही है, मनी भी होता है, मसल्स भी होता है ना, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, मिसलीड भी किया जाता है। तो जब भी लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तो 4M का कॉन्सेप्ट दिया था चुनाव आयोग ने, अगर आपको ध्यान होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो 4M में वही सब कहा गया था कि मनी होगा, मैन पावर होगा, मिस इन्फॉर्मेशन होगा, मिसलीड किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर होगा। इन सब चीजों को सही से व्यवस्थित किया जाए, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लागू किया जाए, सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाए। इन सब चीजों के लिए कुछ
नियम कानून बनाए जाएंगे, उस सबको एक जगह इकट्ठा किया गया, उसी को कहा दिया कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। आचार संहिता को सबसे खास बात इसमें यह है कि यह नियम किसी कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की आपसी सहमति से बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, आचार संहिता की वजह से चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों, कैंडिडेट और सत्ताधारी पार्टी के कामकाज और उनके व्यवहार पर नजर रखना संभव होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए, जो पार्टी सत्ता में है वो चुनाव में भी है, उसको तो फिर ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो इसीलिए ये सब आवश्यक है। इस दौरान अगर किसी पार्टी या कैंडिडेट को आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ क्या करता है, कार्रवाई करता है। जरूरत पड़ने पर आयोग आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कर लेता है। यहां तक कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। आचार संहिता चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करने के साथ ही लागू हो जाता है, जो इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया तक जारी रहेगा, है ना, जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा तब तक। अब कहां से शुरुआत हुआ? 65 साल पहले केरल चुनाव में पहली बार आचार संहिता लागू हुआ। कहां से हुआ? केरल चुनाव में। केरल में विधानसभा चुनाव था। 25 जनवरी 1950 को देश में चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इसका मकसद क्या था कि देश भर में जितने भी चुनाव होंगे उनको निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए। इसके 10 साल बाद 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से आचार संहिता की शुरुआत होती है। चुनाव आयोग के अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के बीच बातचीत और सहमति के आधार पर आचार संहिता को तैयार किया गया। इसमें पार्टियों और उम्मीदवारों ने तय किया कि किन किन नियमों का पालन करना है। 1962 में फिर एक आम चुनाव होता है और इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी आचार संहिता लागू हुआ। बाद में चुनावों में उसमें और नियम जुड़ते चले गए, क्योंकि देखिए समय के साथ विभिन्न तरह के मुद्दे आएंगे सामने, और मुद्दे आएंगे तो उसके आधार पर नियम भी जुड़ता चलेगा। आचार संहिता किसी कानून का हिस्सा नहीं है, जिस बात को लेकर के मैंने पहले भी चर्चा किया। हालांकि इसके कुछ प्रावधान बीएनएस, जो नया अभी कानून आया, तो बीएनएस की धाराओं में भी लागू होता है। तो ये चीजें यहां पर हमें देखने को मिला है। अब देखिए, जब एक नियम को लागू करने में 10 साल लग गए, जरा उस कहानी को समझिए। 1991 का एक आम चुनाव जो हुआ, तो चुनाव आचार संहिता के लिहाज से सबसे इसे महत्वपूर्ण माना गया। उस साल चुनाव आयोग ने पहली बार सोचा कि आचार संहिता को चुनावों की तारीखों के साथ ही लागू कर देना चाहिए। हालांकि सरकार इसे उस दिन से लागू करना चाहती थी जिस दिन अधिसूचना जारी हो। तो यहां पर चुनाव आयोग और सरकार के बीच ठनी तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 1997 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सही ठहराया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका भी दायर की गई, लेकिन वहां से कुछ क्लियर नहीं हुआ। आखिरकार 16 अप्रैल 2001 को चुनाव आयोग और सरकार में सहमति बन गई। तय किया गया कि आचार संहिता उसी दिन से लागू होगी जिस दिन चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा। यानी कि कल जैसे बिहार में चुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ, तो कल ही आप जानते हैं आचार संहिता लागू हो गया। इसमें एक शर्त जोड़ी गई कि चुनाव की तारीखों की घोषणा अधिसूचना जारी होने से 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं की जाएगी। मतलब एक टर्म एंड कंडीशन उसमें रखा गया। अब कुछ सवाल जवाब यहां पर देखते हैं जो हम सभी के मन में रहता है। पहला, आचार संहिता के दौरान कौन से काम रुक जाते हैं और कौन से चालू होते हैं? निश्चित तौर पर यह एक सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास या भूमि पूजन का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सत्तारूढ़ पार्टी को इसका फायदा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मेट्रो एक दिन पहले ही उसका उद्घाटन हो गया, मेट्रो पटना में चल गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा किया था। तो यानी कि घोषणा से पहले ये सारी चीजें हैं, उसके बाद नहीं हो सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जा सकता है। सत्ताधारी पार्टी जो है उसके लिए सरकारी पैसे से सरकार के कामकाज का जो हवाला है वो सही से देना होगा, और चुनाव का प्रचार जो है वो नहीं कर सकते। विज्ञापन चलाने में भी सरकारी पैसे का इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी नहीं कर सकती, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, या चाहे वो विधान परिषद हो। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद भी है। देश में से 6 राज्य है, उसमें एक बिहार भी है। तो इसके सदस्य आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं, वो फंड फ्रीज कर दिया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते हैं, नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते हैं, हथियार रखने के लिए नया आम लाइसेंस नहीं बनेगा, बीएल के पीले कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते हैं, कोई भी नया सरकारी काम नहीं शुरू होगा, किसी भी नए काम में टेंडर नहीं जारी किए जाएंगे, किसी नए काम की घोषणा सरकार नहीं कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की इजाजत के बिना किसी सरकारी
अधिकारी या कर्मचारी का तबादला सरकार नहीं कर सकती है। क्यों? ये सारा काम जो है चुनाव आयुक्त अपने नजरिए से देखते हैं, अपने जिम्मे ले लेते हैं, क्योंकि सभी को इक्वल फील्ड मिले, सभी को जो है समान रूप से यहाँ पर व्यवहार करने का मौका मिले, नहीं तो सत्तारूढ़ पार्टियों को यहाँ पर बहुत अधिक फायदा हो सकता है। अब आगे, क्या आम आदमी पर भी आचार संहिता के नियम लागू होते हैं? क्योंकि अभी तक जितना चीज बताया वो नेताओं पे हो रहा था। देखिए, अब यहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि आम नागरिकों पर भी आचार संहिता के कुछ नियम निश्चित तौर पर लागू होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जिनको चुनाव लड़ना है, यानी कि राजनीतिक दल लड़वाना है, यानी कि सरकारी अधिकारी वगैरह, इन पर ज्यादा ये दबाव बनता है। आम नागरिकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहे और शांतिपूर्ण रहे। उन्हें किसी को पैसे, उपहार या कोई और गिफ्ट वगैरह देते हैं, मतलब लाभ लेकर के वोट देने की जो बात की जाती है, उसमें नहीं आना है। दबाव या प्रभाव में वोट नहीं डालना है। किसी को जो है धमका कर, डरा करके वोट दिलाने या देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पोलिंग बूथ पर जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। वोटिंग मशीन या चुनाव से जुड़ी हुई मशीनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ भी होता है तो तुरंत सूचना देनी चाहिए। क्या चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने से पहले भी कार्रवाई कर सकता है? हाँ, इसे ऐसे समझे कि 2010 में चुनाव आयोग को एक शिकायत आई थी कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने सरकारी पैसे से अपने चुनाव चिन्ह हाथी की प्रतिमाएं बनवाई थी, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। आम नागरिकों ने कहा कि आचार संहिता लागू होने की समय सीमा से पहले किसी राजनीतिक दल की ओर से सरकारी संस्थाओं का कथित गलत इस्तेमाल होने पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, चुनाव आयोग ने यह कहा था, लेकिन इस रुख को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की जांच के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि चुनाव आयोग बीएसपी के चुनाव चिन्ह को अमान्य घोषित कर सकता है। इतना तक बताया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को आचार संहिता लागू होने से पहले भी सरकारी पैसों का उपयोग अपने चुनाव चिन्ह ये नेताओं की स्थिति मजबूत करने के लिए नहीं करनी चाहिए। आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद भी क्या क्या काम हो सकता है, इसको भी एक नजरिए से समझना हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है वो आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहेगा। यानी कि मान लीजिए पटना मेट्रो में अगर काम जारी है तो ऐसा नहीं है कि वो काम 2 महीने के लिए रुक जाएगा, वो काम चलेगा, है ना। तो जो पहले से जारी कर दिया गया है, मतलब तारीख घोषित होने के पहले से, उसमें रुकावट नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम है, जाति या निवास प्रमाण पत्र, चूंकि बहुत सारे एग्जाम वगैरह होते हैं, मान लीजिए बिहार में मान लेते हैं कि रुक जाता है, बिहार में चुनाव है, लेकिन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट जाता है और उसको पीएचडी करना है, तो वहां पर उसको ईडब्ल्यूएस या कोई जाति प्रमाण पत्र चाहिए, रहने वाला वो बिहार का है तो बिहार से ही तो बनेगा। अब ये कह दिया जाए कि नहीं बिहार में चुनाव है, तब तक तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डेट निकल जाएगा। इन सब बातों को व्यवहारिक तौर पर रखा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, जाति या निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का रजिस्ट्री करवाना हो, राशन कार्ड करवाना हो, ये सारे काम जो है पहले की तरह चलते रहते हैं। अगर यहां पर देखा जाता है कि किसी नई योजना को मंजूरी मिल चुकी है, ध्यान दीजिएगा, मंजूरी मिल चुकी है और उसके लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, तो वो चलती रहेगी। नए राशि नहीं जारी किए जाएंगे, नई योजनाओं को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आज से बिहार सरकार ये नहीं सोच सकती है कि नई योजना को लागू कर देते हैं, कुछ पैसा और बांट देते हैं नई योजना में, ये नहीं हो सकता है। आम नागरिक से जरूरी काम जो है वो नहीं रुकता है, जैसे अस्पताल का में इलाज हो गया, सफाई का काम हो गया, पानी बिजली की व्यवस्था हो गई, किसी आपदा से जुड़े राहत कार्य हो गए, सरकारी कर्मचारियों का वेतन जैसे वो दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, भत्ता, ये सब पहले की तरह जारी रहेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, जैसा कि हमने पहले कहा कि विकासात्मक कार्य को देख लिया, शिक्षक भर्ती या तमाम जो भर्तियां हैं उसको लेकर के क्या किया जाएगा। अब देखिए, इन सब चीजों को लेकर के बिहार सरकार बहुत स्पष्ट नहीं रही है। अब एस्टेट का जो एग्जाम है, एस्टेट के एग्जाम में पहले ही बता दिया गया था, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो वो एग्जाम का 11 तारीख को कहा गया है कि एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर बिहार सरकार चाहती है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, तो निश्चित तौर पर 11 तारीख को एडमिट कार्ड जारी करके, और जैसा कहा गया है कि आपका एग्जाम तो 14 अक्टूबर से, तो फिर आपका एग्जाम 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। यानी कि एस्टेट के चांसेस रुकने के नहीं है। ये तभी रुकेगा जब सरकार अपने तरफ से अक्षमता दर्ज कराती है, वो सरकार का मसला है, इसमें आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं टीआरई 4 या तमाम जो भर्तियां हैं जो बिहार सरकार कराने वाली है, जिसको लेकर के कहा गया कराएंगे, लेकिन अभी तक जो है चुनाव की तारीख और आचार संहिता लागू होने से पहले तक यदि वो अधिसूचना नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, तो फिर वो नहीं आएगा। इसके नियम होते हैं। अगर जिस पर अधिसूचना, मान लीजिए शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा कर दिया कि 30,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, लेकिन अगर वो अधिसूचना पूरा जारी नहीं किया गया है, बीपीएससी के पास नहीं पहुंचा है, बीपीएससी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, तो रुक जाना पड़ेगा। मामला समझ में आ गया?
तब फिर काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर बीपीएससी को प्राप्त हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुका है, तो वो काम चलता रहेगा, फिर नहीं रुकेगा। तो ये इसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक पहलू है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां पर ये देखना है कि टीआरई 4 के लिए क्या सरकार ने यहां पर भेज दिया था बीपीएससी को लेकर के, वो सब चीजें क्लियर होना बाकी है, वो बीपीएससी को ही क्लियर करना है। अभी तक कुछ बातें नहीं कही गई है बीपीएससी के द्वारा। स्टेट को लेकर के जानकारी बीपीएससी ने दिया था, बीपीएससी ने कहते हैं स्टेट को लेकर सरकार ने जानकारी दिया था कि भाई यह एग्जाम कराया जाएगा, 11 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होगा, जो आपका जारी हो रहा है। अभी तक यही जानकारी है। यही कहा गया कि 14 अक्टूबर से एग्जाम होगा, अभी तक यही जानकारी है कि 14 अक्टूबर से एग्जाम होगा। तो इस बात को लेकर के आप लोग कंफर्म रहिए। फिलहाल अगर कोई नई जानकारी होती है तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, जिस चीज के लिए अभी घोषणाएं नहीं की गई थी या अधिसूचना जारी नहीं हुआ था, रिक्तियां नहीं आया था, उस पर अभी इलेक्शन तक काम नहीं हो सकता है। तो अब देखना होगा कि सरकार इन चीजों को लेकर के हो सकता है 2-4 दिन में क्लियर कर दे, फिर हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी की इतना ही बातें हैं कि हमने जितनी बातों को लेकर के चर्चा किया वो आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे, आचार संहिता को लेकर के, और खास करके संस्कृति आईएएस का जो इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी और यूपीपीसीएस को लेकर के, इससे संबंध में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ध्यान रखना है, पहले 101 स्टूडेंट को 25,000 ही फी देना है। तो इसके साथ मैं आपको छोड़ करके जाता हूं, आप यहां पर संपर्क करके अधिक जानकारी और ले सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पारी समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। थैंक यू सो मच।